अच्छा, सबसे पहले तो आप बहुत से नाज़रीन को पता ही नहीं है कि हुँ। डिजिटल करेंसी क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है? सबसे पहले तो बता दूँ कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन सब फ्रॉड है। ये वो बात है जो आज से 15 साल के दौरान फ्रॉड है मतलब? जी, जी। अब इसमें यूँ है कि डिजिटल वॉलेट या इसकी वजूद क्या है? इसका वजूद हुँ, इंटरनेट के ऊपर है, इसका वजूद जी क्योंकि ये एनर्जी की बेस पे काम कर रहा है। बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। हम क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले दिन हम करोड़पति हो जाएँगे। ये भी हुँ, इंतहाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओके। बिटकॉइन ने तमाम अप्स एंड डाउन्स में अपना सफ़र किया है। हुँ, पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो कौंसल कायम की है। हुँ, उसके बाद क्रिप्टो कौंसल ने कुछ इकदामात का ऐलान किया। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जो मुझे लगता है कि हमारी मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात होंगे। ओके। गवर्नमेंट उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट ज़रूर प्रोवाइड करेगी कि अगर किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, तो वो एटलीस्ट वो उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको हुँ, इंश्योर करे। वो खाली ट्रांज़ैक्शन का नाम नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का नाम नहीं है, ओके। बुनियादी जो चीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मुझे कहते हैं हुदा शाह और आज के एपिसोड में मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। अली रेहान मशहूर हैं ये क्रिप्टो बाबा के नाम से। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? एंड अस्सलाम थैंक यू मुताशा फॉर बेगम। योर टाइम। अच्छा, आपने इनके नाम से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि आज की एपिसोड में हम डिस्कस किस पे करने लगे हैं। हम डिस्कस करने लगे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, डिजिटल करेंसी के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का रुझान अब तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी कई वजूहात जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का क्रिप्टो मार्केट तकरीबन 2.4 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि उसकी सालाना तरक्की की शरह जो है वो 3.11% है। पाकिस्तान ने 2025 में अपनी पहली हुकूमती क़यादत में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान भी किया है। मेरी जो ये नॉलेज है वो बिल्कुल ठीक है? अच्छा हुदा साहब इसमें ये है कि आपकी नॉलेज जो है ये क्रिप्टो के बारे में जो आदाद-ओ-शुमार है, हाँ, क्रिप्टो के आदाद-ओ-शुमार एकदम से बहुत ऊपर भी जाते हैं, बहुत नीचे भी आते हैं। राइट, जिस तरीके से आपने वॉल्यूम की बात की, तो अगर तो क्रिप्टो की मार्केट ऊपर जा रही होगी तो ये वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा। राइट। अच्छा इसलिए हम क्रिप्टो वाले जो लोग हैं वो हमेशा ये बात करते हैं 1 बीटीसी इज़ इक्वल टू 1 बीटीसी या जो भी कॉइन आपके पास हुँ, हो। हुँ। तो वो ये मैटर नहीं करता कि उसकी वैल्यू कहाँ पर है। अच्छा। वो ये मैटर करता है कि आपके पास कौन-सा कॉइन या कौन-सी चीज़ हाथ में अच्छा, है। सबसे पहले तो आप बहुत से नाज़रीन को पता ही नहीं है कि हुँ। डिजिटल करेंसी क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। पहले मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा बता दें, इंक्लूडिंग मी भी, हुँ। मुझे मेरी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होना अच्छा, चाहिए। सबसे पहले तो बता दूँ कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन सब फ्रॉड है। ये वो बात है जो आज से 15 साल के दौरान फ्रॉड है मतलब? जी, जी, फ्रॉड से मतलब ये है कि ये वो बात है जो इसके बारे में हाँ। एक कैंपेन पूरी चलती रही है, ओह! पूरी ओके, ओके। दुनिया में। अभी भी लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा है, जो इसको तस्लीम नहीं करता। वो यही हुँ, मानता है कि ये कोई स्कैम है, हुँ, बिटकॉइन हो या बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ हों। हुँ, और ये वो मुहिम है जो पिछले 15-16 साल मुसलसल चली है। हुँ, और इसके बावजूद जो बिटकॉइन के मैक्सिस या बिटकॉइन के बारे में जो लोग थे, जो इसकी चेन के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने इन तमाम कैंपेन्स के बावजूद जो नेगेटिव कैंपेन्स थी, हुँ, जो तमाम प्रोपेगेंडा था, उसके हुँ, बावजूद इसके ऊपर काम किया। हुँ, तो बुनियादी सवाल ये था कि उसमें असल जो लड़ाई थी वो टेक्नोलॉजी की थी। हम ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स को एक ख़ास किस्म की फ़ॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे थे। जिस तरीके से हम मोबाइल बैंकिंग वगैरह या हुँ, बाकी काफ़ी सहूलियत आ गई हैं। लेकिन ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। ये हुँ, नेक्स्ट स्टेप इस तरह से है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कोई सेंट्रल बैंक या कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही। राइट। तो बिटकॉइन जो है, ठीक है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, पर्सन टू पर्सन उसकी ट्रांज़ैक्शन हो रही है और वो ब्लॉकचेन ईच एंड एवरीथिंग जो भी मसलन उसकी पहले दिन से ट्रांज़ैक्शन होकर अब तक जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, वो चेन के ऊपर पब्लिक लेजर है, उसका पूरा रिकॉर्ड हुँ, है हुँ, कि उसमें से कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में वो पैसा जा रहा है, यानी कि राइट। बिटकॉइन जा रहा है। हुँ, उसके पैसे से मुराद ये है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हुँ, वो $1 का भी हो सकता है, वो आज जो $1,00,000 से ऊपर है, वो उतने का भी हो सकता है। हुँ, तो वो कौन-सा बंदा किसी को पूरा बिटकॉइन भेज रहा है, 10 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन या आधा बिटकॉइन, वो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास उसके ऊपर आ रहा होता है। तो डिजिटल करेंसी बुनियादी तौर पर ये वाली जिसको हम क्रिप्टो कहते हैं, इसका पैरामीटर जो है काम करने का वो बड़ा हुँ, डिफरेंट है। हुँ, हुँ, ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, ओके। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होते हैं। हाँ। एक ऐसा नेटवर्क जिसको कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, कोई सेंट्रलाइज्ड इशूइंग अथॉरिटी भी उसकी नहीं होती। इसकी मिसाल यूँ है कि पाकिस्तान का रुपया हो, अमेरिका का डॉलर हो, भारतीय रुपया हो, यूके का पाउंड हो, ये तमाम करेंसीज जितनी भी हैं, इनको हर मुल्क का जो भी हुँ, सेंट्रल बैंक है, जो हुँ, मरकज़ी बैंक है उनका, हुँ, वो इशू करता है। जैसे हुँ, हमारे पैसों के ऊपर लिखा होता है बैंक दौलत पाकिस्तान या फलां जारी किया गया। हुँ, तो पेपर मनी या जो भी मनी है, उसके पीछे कोई ना कोई मरकज़ी अथॉरिटी होती है, जो उस हुँ, पूरे मॉनेटरी अफ़ेयर को मैनेज कर रही होती है। बिटकॉइन है या क्रिप्टो जो है,
इसके बारे में यही कि ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि इनकी कोई सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। तो इसी की बुनियाद पर बिटकॉइन को कि सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बिटकॉइन कोफिशिएंट या बिटकॉइन फैक्टर भी हम उसमें लेकर आते हैं, नाकामोटो फैक्टर उसको लेकर आते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम बाकी जो करेंसीज हैं जैसे इथेरियम है या बाकी जितने भी करेंसीज बेतहाशा हैं उनको हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी करेंसी कितनी डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि अच्छा। इसमें भी क्रिप्टो में भी ऐसा है कि कुछ सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज भी हैं जिसकी मिसाल हम स्टेबल कॉइन्स की शक्ल में लेते हैं। स्टेबल कॉइन्स से मुराद ये कि ये भी डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है, लेकिन स्टेबल कॉइन्स वो उसको मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर एक स्टेबल कॉइन है वो $1 के मुताबिक है कि उसकी बैकिंग पे $1 होगा। तो स्टेबल कॉइन्स को नॉर्मली एक्सचेंजेस या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इशू कर रहे होते हैं, या क्रिप्टो के अपने प्लेटफॉर्म भी कुछ अपने स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन उसकी वो कोशिश करते हैं कि उसकी बैकिंग के ऊपर डॉलर रखें। अगर उन्होंने 1000 स्टेबल कॉइन इशू करने हैं तो $1000 की बैकिंग। और ये डिजिटल वॉलेट में जा रहे होते हैं सारे। हाँ, इसका यही है कि ये सब कुछ डिजिटल वॉलेट में। डिजिटल वॉलेट से मुराद ये है कि बुनियादी तौर पर डिजिटल वॉलेट या डिजिटल करेंसी को समझ लें कि इसका कोई फिजिकल वजूद तो नहीं है। पहली बात सबसे बुनियादी जो चीज़ है कि जिस तरीके से इसलिए तो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा इसलिए किया सबसे ज्यादा जाता है। प्रोपेगेंडा बिल्कुल किया जाता है। अच्छा, अब इसमें यूँ है कि डिजिटल वॉलेट या इसकी वजूद क्या है? इसका वजूद इंटरनेट के ऊपर है। इसका वजूद जी क्योंकि ये एनर्जी की बेस पे काम कर रहा है। ओके। हमारे कंप्यूटर्स जो हैं जो इसके किसी भी नेटवर्क के ऊपर, चाहे बिटकॉइन का नेटवर्क या किसी दूसरे का नेटवर्क है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो उसको अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स दे रहे हैं, उसको अपनी एनर्जी की पावर दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो पूरा नेटवर्क जो है वो रन हो रहा है। ठीक है। उसकी बुनियाद पर उस नेटवर्क के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पर्सन टू पर्सन, उसके अलावा उस जो भी चेन है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसकी हेल्थ, उसकी सिक्योरिटी, वो सारा काम वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है या टिकटॉक है या गूगल है, ये जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनके बड़े हेड ऑफिस हैं जहाँ पर इनके सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहे हैं। अब बिटकॉइन जो है इसका कोई ऐसा हेड ऑफिस नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसका कोई सीईओ भी नहीं है, इसकी कोई मार्केटिंग कंपनी भी नहीं है किसी भी कॉइन की, आई गेस। हाँ नहीं, बाकी कॉइन्स की आप कह सकते हैं, मसलन इथेरियम का वितालिक ब्यूतरन है, ठीक है, जो बाकी चेन्स हैं उनके ओनर्स भी हैं, वो बाकी नजर आ जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन के बारे में जब बात करें जो एक आइडियल डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, तो उसमें उसका कोई ओनर नहीं है। ठीक है, सतोशी नाकामोटो ने 2007 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब लीमन ब्रदर्स बैंक से सारा मामला शुरू हुआ, तो उसने व्हाइट पेपर जारी किया, फिर उसके बाद बिटकॉइन की चेन लॉन्च हुई, और तब से लेकर अब तक वो खुद से चल रहा है। उसको कोई बंदा, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। और इसी तरीके से उसको जिस तरीके से दुनिया भर में माइनिंग सिस्टम या माइनिंग रिग्स लगी हुई है, जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में या जो भी बंदा उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, तो वो उसको अपनी सर्विसेज, अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स, अपने सिस्टम्स की अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके वो नेटवर्क चला रहे हैं। तो इसलिए इसको हैक करना भी पॉसिबल नहीं है। मैं यही अगला सवाल करने लगी थी कि हैकिंग का क्या। हाँ, इसमें ये है कि बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कल कल को अगर कोई सुपर कंप्यूटर्स आ गए तो फिर क्या होगा। तो उसमें भी ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका सुपर कंप्यूटर आने के साथ वो इसका नेटवर्क का जो हैश रेट है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो बेतहाशा कंप्यूटेशनल पावर उसको लगती है। तो अभी भी इसका इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है कि इसके नेटवर्क को कभी कोई हैक किया जा सके। अच्छा, ये जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, इसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। डिजिटल वॉलेट्स की बिना अब आपको सिंपल सी बात यही समझा दें कि आप हर बंदा, कोई भी बंदा है, मसलन अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो वो कोई ना कोई उसकी गूगल आईडी या एप्पल आईडी वगैरह होती है। अच्छा। तो जिस तरीके से आपका इंटरनेट के ऊपर ईमेल अकाउंट बना हुआ है, एक मिसाल है, या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो वो एक आपका यूज़र नेम होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक पासवर्ड होता है। और अगर आप पासवर्ड भूल जाओ, हाँ, अब इसमें भी यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो अगर आप ईमेल के पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप वो सर्विस प्रोवाइडर जो भी है आप उससे कांटेक्ट बैक करते हैं। वो आपको कोई ना कोई आपका जो सीक्रेट फ्रेज या कोई आपका कोई भी चीज़ हो आपके साथ में, वो पासवर्ड रिन्यूअल हो जाती है। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर ये है कि इसमें आपका जो पब्लिक एड्रेस है, जिस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस या आपका सोशल मीडिया का कोई भी एड्रेस है, वो पब्लिक एड्रेस है। वो वॉलेट का वो एड्रेस है जिसके ऊपर कोई भी बंदा आपको कोई चीज़ भेज सकता है, या जिसके जरिए आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपका जो पासवर्ड है, जिसको हम पास की भी कहते हैं, तो वो जो की है उसके बारे में हम कहते हैं कि नॉट योर कीज नॉट योर बिटकॉइन, कि अगर आपकी कीज़ आपके पास नहीं है तो आपका बिटकॉइन आपके पास नहीं है। ये इसलिए भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने एक्सचेंजेस के ऊपर वॉलेट्स बनाए होते हैं, मतलब बाइनेंस है, ठीक है, और बेतहाशा एक्सचेंजेस हैं। कोई भी बंदा किसी भी एक्सचेंज पर जाकर लॉग इन होता है, अपना रजिस्टर अकाउंट करता है, अपना प्रोफाइल बनाता है, और वहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ खरीद लेता है, तो वो वहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है। तो वो क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर है, तो वो जब तक उसके अपने पर्सनल वॉलेट में नहीं है तो तब तक वो उसका अपना नहीं है, इसलिए हम नॉट योर कीज नॉट योर वॉलेट कहते हैं। तो इसकी बुनियाद पर डिजिटल जो वॉलेट है उसके लिए एक पब्लिक की तो वही है जो आपने सबको देनी होती है। प्राइवेट की के लिए कहा जाता है कि प्राइवेट की जब आप जनरेट करें
उसको कहीं किसी इंतहाई ऐसी जगह पर लिख कर महफूज कर लें कि जहाँ पर आपको पता हो कि ढूंढने पर वो आपको मिल जाए। उसको डिजिटली लोग मशवरा देते हैं कि ना सेव करें अपने मोबाइल फ़ोन्स में एग्जैक्टली, या फिर क्या अपने फ़ायदा हुआ? कंप्यूटर्स पे, हाँ, क्योंकि वहाँ पर आपकी इन डिवाइसेस को हैक करने का चांस ज़्यादा होता है। हम्म, तो पास की जो इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी में जब भी आप अपना कोई डिजिटल वॉलेट, जो कोई सेपरेट वॉलेट है, एक्सचेंज से हटकर आप अपना ऑनलाइन वॉलेट जनरेट कर रहे हैं या ऑफलाइन वॉलेट, ये दो तरह के वॉलेट होते हैं, हॉट और कोल्ड वॉलेट। हॉट या ऑनलाइन वॉलेट ये होते हैं जो आप इंटरनेट के जरिए किसी भी थर्ड पार्टी जो है वो वॉलेट आप जाके जनरेट कर लेते हैं। मसलन मशहूर वॉलेट मेटामास्क है या इस तरह के बेताशा वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट है। या फिर आप कोल्ड वॉलेट्स होते हैं जो जिसको आप यूं समझ लें कि यूएसबी टाइप वॉलेट है, जिसमें आपकी क्रिप्टो सेफ होती हैं, राइट। वो कोल्ड वॉलेट कहते हैं। उसमें लेजर वगैरह मशहूर कंपनी ठीक है। अच्छा अली, अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। ठीक है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अब मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में हम जैसे क्योंकि ये लोग, तो इलीगल भी अच्छा था आपसे कुछ देर पहले, और अभी भी उसको लीगलाइज उस तरह नहीं किया अच्छा गया है। पाकिस्तान में ना ये कभी इलीगल था ना ये कभी लीगल था, जो अभी तक की सूरत हाल अच्छा, है। यस, ओके। पाकिस्तान में इसका जो लीगल स्टेटस है वो लिम्बो में था। ओके। पाकिस्तान ने कभी एज गवर्नमेंट इसको हम्म, आउटराइटली इलीगल करार नहीं दिया जैसे सर्टन कंट्रीज ने करार दिया, या ओके। पाकिस्तान ने अभी तक, हम्म, पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो काउंसिल फॉर्म की है, लेकिन उसके बाद से इन्होंने प्रॉपर कानून साजी करनी है कि इसको लीगलाइज किया जाए। तो लेकिन उस पे पाकिस्तान, तो बहुत ज्यादा बहस व हाँ, उस मुबाहसात पर भी ज़ाहिर चल सी रहे बात है, हैं। वो सेनेट में बिल जाएंगे, सेनेट की कमेटीज़ में, कौमी असम्बली की कमेटीज़ में, फिर हम्म, बाकायदा कानून साजी होगी, फिर उसके बाद ही वो फॉर्मुलेशन होगी। हम्म, लेकिन अभी तक जो लिम्बो में था सूरत हाल, उसकी बिना पर एक चीज़ें ये थी कि पाकिस्तान में जो लोग एक्सचेंजेस को एक्सेस कर सकते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स के ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लोग इस स्फीयर में काफ़ी एक्टिव रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स के ऊपर डेवलपमेंट पे भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और जो इवन के गेम्स या NFTs वगैरह या बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें यहाँ पर लोग एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसे क्यों पॉपुलर हो रही है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बड़े कम होते हैं। अब अक्सर पाकिस्तान में सबसे अगर किसी के पास थोड़े से पैसे होते हैं तो वो उसको या तो खुद से उसके ज़हन में ख्याल आता है, उसके आसपास लोग मशवरा देते हैं कि भाई प्लॉट ले लें, इन्वेस्ट कर दो। अच्छा इन्वेस्ट कर दो प्लॉट में, इसलिए हमारे यहाँ पे रियल स्टेट सेक्टर चलता है। उसके अलावा कम ही कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आता है, क्योंकि स्टॉक्स भी लोगों को समझ नहीं आती, और इस तरह के कामों में स्टॉक्स हो गई या इवन के रियल स्टेट सेक्टर भी हो गया, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये को 5-10 लाख लेकिन चाहिए होती है। अली, इस हवाले से अभी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये भी तो देखने में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि हम इन्वेस्ट कर दें और हमारे पैसे डूब जाएं। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ सिंपल क्लियर मैं यहाँ पर कर दूँ कि क्रिप्टो के बारे में ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन, जैसे मैं शुरू में बात की कि क्रिप्टो तो फ्रॉड है, एक तो ये मिसकंसेप्शन अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा मिसकंसेप्शन इसके बारे में जो लोगों के जहन में एक बड़ा मौजूद है वो ये है कि जी हम क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले दिन हम करोड़पति हो जाएंगे। ये भी इंतहाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओके। अब उसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि बिटकॉइन आज $1 लाख से ऊपर है, लेकिन बिटकॉइन ने अपना जो सफ़र है पिछले 15 साल में यहाँ तक किया है। 1 साल पहले इसकी प्राइस $1 लाख नहीं थी, उससे 1 साल पहले इसकी प्राइस कहाँ पर थी? तो आई अगर रिमेम्बर जब ये स्टार्टिंग में आया था तो कुछ रुपयों का था। ऐसे ही है, अगर आप इसकी टाइमलाइन को ओपन करके देखें, पूरी टाइमलाइन को फैला कर देखें, तो तब ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि बिटकॉइन ने तमाम अप्स एंड डाउन्स में अपना सफ़र किया है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि ये भी बाकी सेक्टर्स की तरह इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जाना होता है। अगर आप अंधाधुंध, मसलन मेरे कहने पे या आपके कहने पे या किसी दूसरे तीसरे के कहने पे आप कोई भी करेंसी में जाके पैसा लगा देते हैं, तो वो अगर आपकी किस्मत हुई तो शायद ऊपर चली जाए, वरना अगर वो नीचे चलेगी तो बाज़ औक़ात ऐसी नीचे जाती हैं कि वो वापस नहीं आती। अब इसमें एक बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो में जो हम फ्रॉड की या स्कैम की या दूसरी तीसरी बातें करते हैं कि इसमें 99% प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल आते हैं कि जिनमें नुकसान का खदशा होता है। अच्छा, 99% प्रोजेक्ट से भी इसलिए क्योंकि कि इसमें इन्वेस्टमेंट उस तरीके से अभी आना शुरू हुई है जैसे बाकी सेक्टर्स में होती है। अभी तक जो इंटरनेट के डीजेंस जिनको हम कहते हैं, या वो अंडरवैली में काम करने वाले जिनको हम कभी कहते थे कि ब्लैक डार्क वेब के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो शायद बिटकॉइन पे काम कर रहे थे, तो उस तरह के लोग थे, टेक्नोलॉजी गीक्स थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, जो एज टेक्नोलॉजी मूवमेंट इसको लेकर चल रहे थे। लेकिन जब इसने एज टेक्नोलॉजी अपनी सुपीरियरिटी कायम कर ली और उसके साथ बाकी पूरे क्रिप्टो के स्फीयर को भी बिटकॉइन लेकर चल पड़ा, तो फिर बाकी जो दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अब उसकी मिसाल मैं यूं ही आपको देता हूँ कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो जब लास्ट टर्म में अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तब वो भी बिटकॉइन को फ्रॉड कहते थे, स्कैम कहते थे।
लेकिन अब वो बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर रहे हैं। इवन के पिछले आई गेस उन्होंने अपनी कोई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च अपनी की है डिजिटल ना? करेंसी भी उनके अपने नाम से, ट्रम्प का कॉइन भी था, उनकी बेगम के नाम पे कॉइन भी था, जिनमें लोगों को बेतहाशा चूना लगा। लेकिन खैर इलेक्शन से पहले, नवंबर के इलेक्शन से पहले उन्होंने Yeah. कैंपेन भी अमेरिका में भरपूर की कि वो जी क्रिप्टो के सबसे बड़े हामी हैं अमेरिका में, और वो जब आएंगे तो वो सारा सिनेरियो बदल देंगे। True that. अच्छा, सिनेरियो बदलने से मुराद क्या थी? मुराद ये थी कि सेंटिमेंट चेंज हो रहा था। अमेरिका का एक बड़ा पब्लिक, जैसे आपने पाकिस्तान के एक बड़े नंबर की बात की, ऐसे अमेरिका में पब्लिक जो है एक बड़ी तादाद क्रिप्टो में इन्वॉल्व है। तो वो वोट बैंक भी उनका उसके ऊपर असर कर रहा था। उसके अलावा वहां पे अवाम के इन्वॉल्व होने से उन्होंने ये तय कर लिया कि अब ये चीजें तो जाने वाली कहीं नहीं। और बिटकॉइन ने अपने आप को साबित किया कि उसको बगैर किसी गवर्नमेंट के, बगैर किसी मार्केटिंग कैंपेन के, बगैर किसी चलाने वाली टीम के, उसने अपना वजूद कायम रखा। तो तब लोगों को एहसास होगा कि ये कहीं नहीं जाने वाला। इसी की बुनियाद पर जो लैरी फिंक है, ब्लैक रॉक का जो सीईओ है, जो ब्लैक रॉक को लेकर चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने इसको डिजिटल गोल्ड करार दिया। तो डिजिटल गोल्ड से मुराद ये है कि गोल्ड जिस तरीके से लोग पहले एक एसेट के तौर पर लेते थे कि सोना ले लो, ठीक है, जिस तरीके से हम एसेट्स की बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, तो वो डिजिटल गोल्ड जो है वो ले लो। अच्छा, अब इसमें ये है कि सोना खरीदने के लिए भी अवाम को एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिटकॉइन या क्रिप्टो में आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। इवन के पाकिस्तानी 10-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप चल सकते हैं, और उसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ यानी अगर एक पूरा बिटकॉइन $1,00,000 का है जी, तो आप अगर आपके पास 10,000 भी हैं तब भी आप उसमें यस। अच्छा, ये वो चीज़ है। इसको हम कहते हैं कि मसलन अगर आप एवरी मंथ या जब भी आपको लगता है कि आपके पास 10, 15, 20 हज़ार हैं, तो उनको आप डिजिटल डॉलर में कन्वर्ट करके आप उनके जरिए बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन का जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास आएगा, उनको हम सेट्स बोलते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फिर आप अगर अपनी बाइंग मुसलसल एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ करती रहती हैं, तो आपके पास एक खास किस्म की फॉर्म में एक्यूमुलेशन हो जाएगी बिटकॉइन की। वो आपके पास कल को 1 बन जाए, 2, 4, 5, वो फिर डिपेंड करेगा कितना। तो लोग इस तरीके से भी दुनिया में कर रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की चूँकि हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के मौशी हालात जो हैं अब वो बेहतरी की जानिब गामज़न तो हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके इस्तेमाल से हमारी मईशत पे मनफी असरात पड़ेंगे या मुस्बत असरात पड़ेंगे? किस तरफ ज़्यादा हुआ देख रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान में अगर क्रिप्टो लीगलाइज होती है, पहली तो वही बात हम कर रहे थे ना कि पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो कौंसल कायम की है। उसके बाद क्रिप्टो कौंसल ने कुछ इकदामात का ऐलान किया, जैसे वो आपने अपने इंट्रो में बताया था कि हम भी बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे। अच्छा, बिटकॉइन को एज कंट्री स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी अनाउंस किया कि वो भी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेगा। लेकिन दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पर रख रही हैं। वो क्यों रख रही हैं? क्योंकि बिटकॉइन को आने से उनकी बैलेंस शीट्स प्लस में जा रही हैं। अच्छा, अब आपने बात की कि इसके हमारी मईशत के ऊपर मनफी असरात होंगे या मुस्बत। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि हमारी मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जब ये सारी एक्टिविटी, जैसे आपने बात किया कि पाकिस्तान में बिटकॉइन जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल अभी तक नहीं थी, लेकिन जब हम इसको लीगलाइज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ के जो यूज़र बेस है उसको एक ख़ास किस्म के फ्रेमवर्क में लेकर आ रहे होंगे। फिर हम यहाँ पर उसके ज़रिए टैक्स जनरेशन की तरफ भी जा रहे होंगे। जो कंपनीज यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं क्रिप्टो के हवाले से, फिर हम उनको भी तरफ भी टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे। और जो आवाम जो इंटरेक्ट कर रही है डिजिटल एसेट से, हम उनकी तरफ भी टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे। और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि वो टैक्सेशन की खास किस्म के रूल्स बनाते हैं और वो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस बहुत चल रहा होता है। तो दुनिया में जो कानून साजी चल रही होती है वो प्रॉफिट्स की तरफ जा रही होती है। राइट, ठीक है। तो ओके, आप अपनी बात कंप्लीट हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि इसके मईशत के ऊपर मुस्बत असरात होंगे, क्योंकि ये सारा फ्रेमवर्क जब लीगलाइज होगा और इसके जरिए एक खास किस्म का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मईशत में आपकी एक नया पूरा शोबा बन जाएगा। जिस तरीके से हम मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करते हैं कि मसलन हमारा ज़राअत का सेक्टर है, हमारा सनत का सेक्टर है, हमारा ऑटोमोबाइल और जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं, उसमें जैसे IT का एक अपना सेक्टर है, उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स का सेक्टर एक अलग से पूरा अपनी रेवेन्यू बेस बना सकता है। क्या ये इसको सीखना या इसका इस्तेमाल करना एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का एज एन हमारी सोसाइटी में क्या इतना आसान होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो अगर ये लीगलाइज हो जाती है, जिस तरह आपने कह रहे हैं कि ज़राअत के शोबे में भी आ जाएगी और मुख्तलिफ शोबों में भी आ जाएगी, तो एक आम आदमी
के लिए इसका इस्तेमाल आसान होगा? अच्छा, ये बड़ा बेसिक और बड़ा अच्छा सवाल है। आम आदमी के लिए इसका इस्तेमाल आसान कैसे होगा? इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में जब डिजिटल पेमेंट्स नहीं आई थी, डिजिटल पेमेंट्स से हमारा ये कि ऑनलाइन पेमेंट्स या बैंकिंग के ऑनलाइन ऐप्स वगैरह, या इवन के जैज़ कैश या बाकी जो पेमेंट्स के ऑनलाइन ईजी पैसा वगैरह, ये नहीं आए थे। तो आम आदमी तब क्या कर रहा होता था? आम आदमी को जब पेमेंट्स के लिए अगर उसने अपना बिल पे करना है या पैसे किसी को भिजवाने हैं, तो वो कदीम फरसूदा तरीके ही इस्तेमाल हो रहे होते थे कि या तो बैंक की लाइन में लग के बिल अपना जमा कराना है, या किसी को पैसे भेजने तो वो मनी ऑर्डर या पे ऑर्डर या किसी के थ्रू भिजवा देने, किसी के हाथ, जो भी तरीका चल रहा होता था। तो अब आम आदमी भी, जिसका चाहे अपना बैंक अकाउंट नहीं है, चाहे वो रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, एटलीस्ट वो अगर मोबाइल हाथ में है तो उसके पास जैज़ कैश का अकाउंट या ईजी पैसा का अकाउंट उन लोगों के पास होता है। तो वो उसके जरिए अपनी पेमेंट्स की इंटरेक्शन कर लेते हैं। राइट। अच्छा, अब जिस तरीके से ये वाला डिजिटल सिस्टम है, ये जो क्रिप्टो का, डिजिटल एसेट्स का ये जो सिस्टम है, ये भी इतना कम्प्लेक्स नहीं है। इसको आसान या इसको सादा जो बनाना है वो गवर्नमेंट ने अपने कानून साजी के जरिए बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कानून साजी करती हैं उसमें खाली ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स जनरेट करना है या सार्फिन से पैसे लेने हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर उनसे पैसे लेने हैं। गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी ये भी है कि उसने जो यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है कि वो जो एक खास किस्म के डिजिटल स्पेस में रहते हुए डिजिटल एसेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी कैसे यकीनी बनाई जाए। सेफ्टी से मुराद यही होगा कि देखें, गवर्नमेंट इस बात पे तो नहीं लोगों का हाथ पकड़ सकती कि कोई बंदा कौन सा क्रिप्टो खरीद रहा है, कौन सा बेच रहा है, ट्रेडिंग से तो नहीं रोक सकेगी, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट उनको एक सेफ एनवायरनमेंट जरूर प्रोवाइड करेगी कि अगर किसी के साथ कोई मिसहैप होता है तो वो एटलीस्ट वो उसके जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करे। अच्छा, बाकी जो इसमें फ्रॉड है वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉड अब आपके बाकी बैंकिंग सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी बात होती है कि जी क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो क्रिप्टो के आने से पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग तो उससे पहले की इजाद हो चुकी थी। अच्छा, क्रिप्टो पे इल्जाम रखता है कि जिसके जरिए टेरर फाइनेंसिंग भी होती है, तो टेरर फाइनेंसिंग तो भी क्रिप्टो के आने से पहले हो रही थी। अच्छा, ये वो सारी चीजें जो एक इल्जामात है, और ये नहीं कि नहीं, मसलन पूरी दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं कि किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर रेड फ्लैग अगर आया है तो एक्सचेंजेस ने या उन लोगों ने उन चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। और पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा मसलन FATF की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है। और अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान उस लिस्ट से निकला, तो पाकिस्तान ने वो बुनियादी इकदाम किए हैं, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये साबित करके दिखाया कि ये पाकिस्तान में डायरेक्ट फाइनेंसिंग के नेटवर्क अब वैसे मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग वैसे मौजूद नहीं है। तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी क्रिप्टो में आने के लिए हमारे लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले बिलाल बिन साकब ने जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर दोहराई है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला तो वो उन इकदामात को करके निकला है। तो इसका मतलब है कि हम एक बेहतर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लोगों को यहाँ कर लेकर चल सकते हैं, जो यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान अगर ये लीगलाइज हो जाता है तो इसका जो फ्यूचर है वो आपको रोशन नजर आ रहा है। इसका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर अभी कुछ दिन पहले ही यही इसी बात का से आपकी याद आ गया, बाइनेंस जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके जो फॉर्मर CEO थे जिनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा भी चला, उनको सजा भी CZ चैंग यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने जब वो यहाँ पर हमारी बिलाल बिन साकिब से मुलाकात की, हमारे वजीर ख़जाना से मुलाकात की, MOU साइन किया, तो उन्होंने जो बयान दिया तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा तबका, जो हम कहते हैं कि 60% जो है वो नौजवान है। अच्छा, ये वो फिगर है कि पाकिस्तान की आबादी में नौजवान से मुराद हम लेते हैं कि वो लोग जो 25 से 45 की एज के दरमियान है। तो ये वो लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं, उनको लर्न करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको यूज़ करने में ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। तो ये नंबर हमेशा मुख्तलिफ सेक्टर में पाकिस्तान के ना एक है पाकिस्तान के लिए जो उसकी मदद कर सकता है इस चीज़ में आगे बढ़ने में। राइट। अच्छा अली, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, बिकॉज आई रिमेंबर जैसे ही पाकिस्तान ने बिलाल बिन साकिब की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया में सारे शॉक्ड हो गए थे कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को शायद लीगलाइज करने जा रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस जो है वो चल पड़ी थी। इंटरनेशनल मार्केट में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्वॉल्वमेंट होना या लीगल करना, इसको इंटरनेशनल मार्केट में किस नज़र से देखा जा रहा है? अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में हर मुल्क और हर बड़ी कंपनी जो है वो अपने अपने अंदाज में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है।
अच्छा, इन चीज़ों में सिमराज के डिजिटल एसेट्स में इन्वॉल्व हो रही है। डिजिटल एसेट्स में इन्वॉल्व होना कैसा है? अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि क्रिप्टो जो है वो खाली ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है, कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का नाम नहीं है। ओके, बुनियादी जो चीज़ मैं है अगला सवाल यही करने हाँ, वाली थी कि खाली अगर सिर्फ इसका एक पहलू ये देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये तो एक सिंपल चीज़ है कि वो एक मॉनेटरी यानी कि एक उसका एलिमेंट है। ये तिजारत में भी आगे इस्तेमाल नहीं, हो ये सकती है। ज़ाहिर सी बात है, तिजारत तो उसी में आ जाएगी ना। ओके। तिजारत तो एक पर्सन टू पर्सन लेन-देन में या हाँ। तिजारत में ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, उससे हट के इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ब्लॉकचेन्स जो हैं, ब्लॉकचेन का मतलब ये कि एक पब्लिक लेजर है, डिजिटल लेजर, जिसकी मैंने आपको बात की कि उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ या आप मुझे कुछ भेज रही हैं, वहाँ पे हमारे नाम शायद ना शो हो, लेकिन वॉलेट नंबर या वॉलेट आइडेंटिटीज शो हो रही होंगी कि फलां वॉलेट से फलां वॉलेट में कुछ जा रहा है, डिजिटल करेंसी। अच्छा, इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बन रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक बात हम करते हैं वेब 3 की। वेब 3 भी इतनी ब्लॉकचेन्स के ऊपर डेवलप हो रही है। मसलन अभी तक हम लोग वेब 2 को यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पे वेब 2 के प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो वेब 2 से आगे वेब 3 है। वेब 2 भी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सेंट्रलाइजेशन से निकलकर हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें वेब 3 भी आ रही है। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनने का काम चल रहा है कि कोई भी कंपनी जो है, मसलन अगर कोई कारसाज कंपनी है, गाड़ियाँ बनाने वाला बड़ा इदारा है, मसलन वो अपनी गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो किसी एक सेंट्रलाइज जगह रखने के बजाय वो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर रखता है। राइट। ठीक है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ये है कि 2 + 2 4 मैथमेटिकल जो उसूल हैं वो उनकी बुनियाद पे चलता है कि कोई बंदा चाहे अफ्रीका में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, एशिया में रह रहा है या यूरोप में रह रहा है, उनके लिए ज़बानें अलग हो सकती हैं, उनके कल्चर्स अलग हो सकते हैं, उन लोगों की खाना पीने अलग हो सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें, उनके मज़ाहिब अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एक चीज़ कॉमन है पूरी दुनिया में वो मैथमेटिक्स है कि 1 + 1 2 ही होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में है, 2 + 2 4 ही होगा। तो ये मैथमेटिक्स के उसूलों के ऊपर ब्लॉकचेन्स चलती हैं। इसकी पब्लिक लेजर ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि एक बंदे को जो यहाँ पर जो चीज़ 2 + 2 4 शो हो रही है वो हर दुनिया में किसी भी कोने में बंदे बैठे को वो वही शो होगी। ये सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि जिसमें चीज़ों को गड़बड़ भी किया जा सकता है, जिसमें खातों में हेरा फेरी की जा सकती है, या ये कोई और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड करप्शन जो है वो उसका पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और इसी की बुनियाद पर जो बाकी सिस्टम्स की शिफ्टिंग है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो या बाकी जो भी कंपनीज के सिस्टम्स हों, वो आप ब्लॉकचेन्स पर लेकर जा सकते हैं। तो ये इसके ट्रांजैक्शंस का या इसका मॉनेटरी फेज जो है वो सिर्फ एक सिंगल पहलू है। राइट। तो इस वजह से इसके ऊपर खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, आप बाकी बहुत सारा काम भी अपने कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अली, एंड आई होप कि क्रिप्टो से रिलेटेड जिन लोगों को शुबा था कि शायद ये फ्रॉड है, ये जिस तरह अली ने पहले भी कहा, ये पॉडकास्ट सुन के काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। आपने इन्वाइट किया, बहुत शुक्रिया।